तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तथा भाग 4 में वर्णित हैं। ये हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मूल अधिकारों की तरह मूल नीति निर्देशक जो तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मूल जो हमारे अधिकार हैं वो नागरिक के अधिकार होते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिए गए उत्तरदायित्व हैं जो उनको पूरे करने होते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं डीपीएसपी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों से। सबसे पहले जान लेते हैं फिर से डीपीएसपी जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान से यह विचार आया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे डीपीएसपी भारतीय संविधान की उपन्यास जो सुविधाएं हैं इसका वर्णन करता है। मौलिक अधिकारों के साथ डीपीएसपी में संविधान का दर्शन शास्त्र जो है वो सम्मिलित है और यह संविधान की आत्मा है। आत्मा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि यह राज्यों को दिए गए निर्देश हैं कि आपको क्या कौन से आपके कर्तव्य हैं, उनके कर्तव्य बताए गए हैं कि नागरिकों के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, आपको कौन कौन से काम करने हैं, इसमें इसी का वर्णन है। तथा ग्रानविले ऑस्टिन जो इन्होंने डीपीएस के बारे में क्या कहा है, यह जो है डीपीएसपी और मौलिक अधिकार ये दोनों जो हैं वो संविधान के विवेक हैं। डीपीएसपी अदालत में परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए मौलिक अधिकारों के विपरीत सरकार उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। मौलिक अधिकारों का किसी का हनन नहीं किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी सरकार के ऐसे कर्तव्य हैं कि सरकार की इच्छा पर है कि वो उससे देना चाहती है कि नहीं, लेकिन सरकार को ऐसा अच्छे राज्य की स्थापना के लिए करने के लिए कहा गया है, पर एकदम वो लागू एकदम दबाव उस पर नहीं है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि डीपीएसपी राज्य पर सकारात्मक दायित्व है, हालांकि कानून अदालत में लागू नहीं होते हैं। मतलब ये सरकार के विवेक है कि वो क्या करना चाहती है क्या नहीं। डीपीएसपी को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये वर्ग जो है संविधान में लिखा नहीं गया है, इनका वर्गीकरण संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान सभा में जो लोग थे सबकी विचारधारा इसमें झलकती है, इसीलिए इनको 3 वर्गों में रखा गया है: समाजवादी, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। सबसे पहले हम जानते हैं समाजवादी के बारे में। जो डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल समाजवाद के सिद्धांत का पालन करते हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। यह राज्यों को आदेश देता है, राज्यों को उनका कर्तव्य बताता है कि राज्य लोगों के विकास के लिए एक सामाजिक आदेश का पता लगाए। अनुच्छेद 39 में उसको निर्देश दिया गया है कि राज्य नीति प्रधान राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाती है। चलिए देखते हैं, राज्य की नीति जो है वो प्रधान राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मतलब है कि राज्य की जो नीतियां हैं वो मुख्यमंत्री ही बताता है, सभी को वही लागू करवाता है। अनुच्छेद 39 से है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 32 जो है वो हमें अनुच्छेद 32 में सभी के न्याय की रक्षा हो, सभी के हितों की रक्षा हो, ऐसी बात कही गई है। इसके लिए लोगों को समान न्याय मिले और निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। ये राज्य को बताया गया है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसको सरकारी वकील और अन्य चीज़ें कानूनी सहायता जो है वो राज्य मुहैया कराएगी। अनुच्छेद 41 है कार्य क्षेत्र मामलों और शिक्षा में और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने के लिए। मतलब राज्य को निर्देश दिया गया है कि शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए वो काम करे। शिक्षा के क्षेत्र में तथा सार्वजनिक सहायता, लोगों को क्या क्या सहायता दे सकता है वो, इसके लिए वो काम करेगा। अनुच्छेद 42 है काम और परिपक्वता के नियम और मानवाधिकारों के लिए प्रगति। मतलब मानवाधिकारों के लिए वो कानून बनाएगा तथा काम और परिपक्वता के लिए भी नियम बनाएगा। जैसे कि 14 साल के बच्चे से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करते हैं, तो राज्य ने अपने विवेक पे कानून बनाया है। अनुच्छेद 43 है जीवित मजदूरी आदि काम करने वालों के लिए। इसमें मुख्य तथ्य है कि समान कार्य के लिए समान वेतन इसी में वर्णित है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। इसमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो उद्योगों में ध्यान दें कि वहाँ पे जो है मजदूरों के सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो, और जो है श्रमिक संगठनों की भी स्थापना इसी के अनुसार की गई है, इसी अनुच्छेद के अनुसार।
अनुच्छेद 47 है राज्य के अधिकार और राज्य के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य का कर्तव्य। राज्य के अधिकार बताए गए हैं तथा राज्य के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम है, क्या क्या कर्तव्य हैं उसको बताया गया है। चलिए अगले प्रकार पे चलते हैं। अगला है हमारा गांधीवादी डीपीएसपी। ये वे डीपीएसपी हैं जो कि गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है ग्राम पंचायतों का गठन। राज्यों का दायित्व है कि वो अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करवाएं, समय पर चुनाव करवाएं, क्योंकि जो ग्राम पंचायतों का क्षेत्रीय पंचायतों का चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। अनुच्छेद 43 है जीवित मजदूरी आदि काम करने वालों के लिए। अनुच्छेद 43 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सहकारी समितियों की पदोन्नति है कि सहकारी समितियां बनाएगी सरकार कि लोगों की भागीदारी हो और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। अनुच्छेद 46 शैक्षिक और आर्थिक मुद्दों का प्रचार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों का खंड। मतलब है कि इतने ये जो 3 जातियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसीज, इनके शैक्षिक को बढ़ावा देगी, शिक्षा को बढ़ावा देगी तथा आर्थिक मुद्दों का भी इनका प्रचार करेगी। मतलब है कि इनको आर्थिक सहायता देगी, जैसे स्कॉलरशिप इत्यादि की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 47 है हमारा राज्य के अधिकार और राज्य के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के विकास के लिए काम। ये सेम है, गांधीवादी तथा उदारवादी दोनों में है ये। अनुच्छेद 48 हमारा है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित। ये अक्सर पूछा जाता है कृषि किस अनुच्छेद में है, किसमें कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है कि गौ हत्या का वध, गौ वंश का वध नहीं होगा इत्यादि जो कानून है वो सरकार को निर्देश जो है 48 में दिए गए हैं कि वो पशुओं के लिए उचित व्यवस्था कराएगी उनके भी प्रबंधन के लिए। अगला है हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला ही हमारा समान नागरिक संहिता। ये केवल गोवा द्वारा अभी तक लागू किया गया है, अन्य राज्य सरकारें इस पर काम नहीं किए हैं अभी। ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अनुच्छेद 45 है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा विशेषकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य तथा उनके शिक्षा के लिए देखभाल करना, आंगनबाड़ी की स्थापना अनुच्छेद 45 के तहत की गई है। अनुच्छेद 48 ये भी तीनों में है। ये कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित। अनुच्छेद 48 संरक्षण और संवर्धन और सुरक्षा बलों के कार्यान्वयन से नागरिक सुरक्षा से संबंधित कानून है। 48A में पुलिस और अन्य चीज़ें इसके तहत आती हैं। अनुच्छेद 49 है स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण। ये राज्यों का दायित्व है कि उनके राज्य में जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं और पुरातात्विक स्मारक हैं उन सभी को वो महत्व दे तथा उनका संरक्षण करे। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कि दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये भी राज्यों के कर्तव्य में दिया गया है कि अकेले केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्यों का भी दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा में भागीदार बने। आइए जानते हैं मुख्य संविधान संशोधनों को जो कि डीपीएसपी में किए गए हैं, डीपीएसपी में किया गया है, जोड़ा गया है उसमें। सबसे पहला है अनुच्छेद 45। इसमें क्या है, राज्य का दायित्व दिया गया है कि सभी बच्चों के बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे 6 वर्ष के ना हो जाएं। अभी हमने आपको बताया कि वो आंगनबाड़ी तथा अन्य जो उनको सहायता दी जाती है खाने को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी देखभाल करती है सरकार। अगला है 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियों का संवर्धन करेगी सरकार। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, मतलब लोग उनको स्वैच्छिक गठन कर सकते हैं, उनके स्वायत्त कामकाज सरकार इंटरफेयर नहीं करेंगे उनमें। लोकतांत्रिक नियंत्रण उनका होगा, मतलब आपस में उनका चुनाव कर सकते हैं वो अपने लीडर का, तथा उनका पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी राज्य सरकार, ये उसका दायित्व है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 39 को। इसमें क्या कहा गया है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी नीति को निर्देशित करेगा कि बच्चे के स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता और गरिमा स्थिति को विकसित करने के लिए और अवसर की सुविधाएं दी जा सकती हैं तथा बचपन और युवाओं के शोषण के खिलाफ नैतिक तथा भौतिक
प्राज्ञ के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। मतलब है राज्य को ये दिया गया निर्देश कि वो सभी की सुरक्षा के इंतजाम करेगा। मोस्ट कॉमन बात यही है इसमें। अगला है हमारा समान न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना। समान न्याय कब मिलेगा? जब लोग अदालत में सबके पास वकील होंगे और सब उसमें करेंगे। कानूनी खर्चे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि अगर किसी के पास सुविधा नहीं है तो वो उनको कानूनी सहायता देगा, उनके लिए सरकारी वकील की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये किया गया था इसमें। तथा 48 से पर्यावरण संरक्षण और सुधार और वनों तथा वन्य जीवों का संरक्षण सुरक्षा। ठीक, ये सभी बातें इसमें कही गई। उनका संरक्षण तथा सुरक्षा सभी होगा, ये सरकार का दायित्व है। सरकार इसीलिए जो है टाइगर रिजर्व या अन्य चीज़ों को अलग से संरक्षित करके रखी हुई है और पेड़ों को लगवाती है। ये सब भी सरकार के दायित्व में बताए गए हैं कि उनको ये सब काम करना है। अगर कहीं पेड़ कट रहा है तो आपको लगाना भी है। अगला है हमारा आखिरी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 38 में कुछ चेंजेस हुए हैं। अनुच्छेद 38 में क्या क्या इसमें जोड़ा गया? राज्य विशेष रूप से आय असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास करेगा। मतलब इसीलिए देखिए, आय असमानता मतलब किसी का ना आय ज़्यादा हो ना कम हो, ऐसा सरकार प्रयास करेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई चपरासी की नौकरी भी कर रहा है या मास्टर की कर रहा है तो दोनों की आय लगभग समान है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है बस। और ना केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग व्यवसायों में लगे लोग समूहों के बीच भी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा। मतलब प्राइवेट जॉब्स में भी कम से कम उनको दिया गया कि समानता मिले। सरकार ने ये लागू किया था कि लोगों को चाहे कोई प्राइवेट कंपनीज ही क्यों ना हो, वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगी। ऐसा नियम सरकार ने बनाया हुआ है कई राज्यों में, जिससे लोगों का शोषण ना हो। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। चैनल नया है तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।